नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और पहली मंजिल के YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और हम मानव जाति के बेहतर कल के लिए आज घरों पर बैठकर थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे होंगे। इस पे कोई दौरा ही नहीं है कि हम मानव जाति कोविड-19 से बुरी तरीके से प्रभावित हो रखे हैं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये हम मानव जाति के लिए एक सीख भी है। आज के दिन आप घर पे बैठे हैं और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि कुछ पल निकालकर आप जरा सोचिए, पिछले कई दशकों में, पिछले कई सालों में हम मानव का पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति क्या नजरिया रहा, उनके प्रति क्या हमारा बर्ताव रहा। आसपास के जो हमारे जंगल है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे पानी है, हवा है, उसके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, क्या हम लोगों ने उसका सही तरीके से पालन किया या फिर नहीं किया। और उसके बावजूद भी इस कोविड-19 बीमारी या फिर महामारी के बहाने ही प्रकृति एक बार फिर से हमें साफ पानी, साफ हवा, परिवार को एक करके दे रहा है। उसके अलावा हमारे चारों ओर के पर्यावरण को आप देख सकते हैं कि कितना साफ सुथरा है। तो मैं आपसे अपील करता हूं, ये व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मैसेज मेरे लिए भी उतना ही आपके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मेरे लिए, कि इसको हम लोग सबक लेते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक एग्जाम्पल बनाए कि इस तरीके की गलतियां हम लोग दोबारा नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ही हम लोग आज से आपको ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं और आप भी इस सच से बिल्कुल जो है आपका रूबरू हो रखे हैं कि आने वाला टाइम बहुत टफ आने वाला है। देखिए, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस सच्चाई को आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए कि आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं खुलने वाली है। इसलिए जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने कोई पुराने फॉर्म भरे हैं तो उन फॉर्मों के लिए दिन रात आप एक कर दीजिए। और इसके साथ साथ ही स्वरोजगार की भी, अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि अगर आप अच्छा पेंटिंग करता है, आप अच्छा कंप्यूटर चला सकते हैं, तो अपने स्किल्स को और बेहतर कीजिए, ताकि आप सिर्फ एक ही एग्जाम के भरोसे या फिर सरकारी नौकरियों के भरोसे निर्भर न रहे। उसके अलावा भी आप कोशिश करें कि सरकार की, प्रशासन की अलग अलग तरीके से आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं इतिहास से, उसके बाद मैं आपको सेक्शन वाइज, टाइम वाइज जो है अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च तो नहीं किया और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, जितना भी छोटा मोटा मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ने का, पढ़ाने का, उसी बेस पर मैं आप लोगों को आज हिस्ट्री की पहली इंट्रोडक्शन जो क्लास है उस पर लिए चलता हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा आप लोगों से। इस लॉकडाउन के टाइम पे मेरे जो दोस्त है उन लोगों ने ये अरेंज किया है, तो इसी से ही जो है आपको थोड़ा सा जितना भी हो सकता है इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो ये अरेंज किया गया आप लोगों के लिए। तो अक्सर होता कि आपका जितना मेरा छोटा मोटा मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस है, उसमें मैं देखता हूं कि बच्चे एमएससी कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को अपने सब्जेक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन तक नहीं होती है। और इसकी वजह यह है कि हम लोग शुरुआत से ही पहले चैप्टर में घुस जाते हैं और उस सब्जेक्ट की जो बेसिक जानकारी होती है, बेसिक परिभाषा होती है, उसको हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट कर लेते हैं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि आपका टाइम धीरे धीरे जो है होता क्या है कि हम उस सब्जेक्ट के प्रति अपना इंटरेस्ट ही खो देते हैं। तो मैं आज आपको 4 चीजें बताने वाला हूं कि इतिहास एक्चुअल में है क्या, मुझे क्या लगता है कि इतिहास होना क्या चाहिए। उसके अलावा जो ये मेन पीरियड से आपका मुख्य काल इतिहास है उसको हम लोग समझाएंगे। उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़नी है, तो उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या क्या वो पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ ही अक्सर बच्चे क्या है कि पहली क्लास में पूछ लेते हैं कि भाई हमें बुक सजेस्ट कीजिए, तो अक्सर क्लास में मैं पहले दिन जो है बुक सजेस्ट नहीं करता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पहले दिन ही जो है किसी टीचर ने बुक सजेस्ट करनी चाहिए जब तक कि उस सब्जेक्ट के प्रति बच्चों को जो है आपका रुचि पैदा न की जाए। फिलहाल क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ किताबें भी आपको आज सजेस्ट कर लेनी चाहिए, और वो किताबें कौन कौन सी होंगी धीरे धीरे जो है हम लोग वीडियो में आगे आपसे बात करेंगे। चलिए, तो आज पहली वीडियो में समझते हैं कि एक्चुअल में इतिहास क्या है। और ध्यान आपने इस बात का है ना कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, क्योंकि ये किसी किताब की परिभाषा नहीं है, क्योंकि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा जाना है कि इतिहास एक्चुअल में है क्या। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। देखिए, मैंने लिखा है आपका वर्तमान की आंखों से भूतकाल को देखना।
तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना होता है। मैं क्लास में अक्सर कहता हूं कि जिस पल मैं आपसे बात करता हूं या फिर जिस पल मैं आपसे अभी जिस सेकंड आपसे बात कर रहा हूं, उस सेकंड से पहले जितनी भी इस दुनिया में इंसिडेंट्स घट गई, जितनी भी घटनाएं घट गई, वो कहीं ना कहीं इतिहास का हिस्सा है। हाँ, वो अलग बात है कि हर घटना को हम लोग इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज नहीं करा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। 1947 में देश आजाद हुआ। उस समय बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता में योगदान दिया और बहुत सारे लोगों ने अपने सपने सजोए होंगे कि जब देश आजाद होगा तो हमें जो है देश का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन मौका किसको मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और वो इतिहास का हिस्सा बन गए। और जिन लोगों ने सपने देखे थे शायद वो इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाए। तो यही आपका इतिहास है। इस सेकंड से पहले जो भी चीजें घट गई है वो सब इतिहास का हिस्सा है। अभी मैं आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूं, ये भी कहीं ना कहीं इतिहास का हिस्सा बन चुका है, लेकिन ये इतिहास के किसी भी पन्नों में दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि मुझ जैसे हजारों करोड़ों लाखों लोग जो है आज इस समय पर वीडियो बना रहे होंगे। दूसरी चीज है, अब आप लोगों के सामने मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि वर्तमान की आंखों से भूतकाल को देखना है। ये मेरे व्यक्तिगत ये मेरा मानना है कि यही इतिहास है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक पल के लिए मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि 1857 में भारत में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, बहुत बड़ी एक क्रांति विद्रोह हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज 23 तारीख है, 23 अप्रैल है, और मैं इस कमरे पर खड़े होकर आपसे कह रहा हूं कि 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। तो आप घर बैठे क्या रियलाइज कर रहे हैं कि यार देखो 1857 में विद्रोह हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चे को पीठ में लेकर जो अंग्रेजों का सामना किया था, बहुत सारे लोगों ने जो है आपका तलवारबाजी की थी। तो आप कर क्या रहे हैं कि 2020 पे इस जगह पे खड़े होकर मैं रियलाइज कर रहा हूं कि 1857 की क्रांति किस तरीके से हुई होगी। या फिर मैं दूसरे शब्द में कहूं कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए थे। तो आप आज कल्पना कर पा रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए होंगे। अंग्रेज कहते हैं, हमारे मन में आ जाते हैं कि जेंटलमैन लोग, है ना, हाथ में बंदूक होगी, हाथ में लकड़ी होगी, है ना, एक वेल ड्रेस लोग होंगे, और वो हमारे भारत पे आकर रूल कर रहे हैं। तो आप सब ये कल्पना कर रहे हैं, जो चीजें बीत गई है उसको वर्तमान में आप क्या कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं। यही जो है आपका इतिहास है। तो इसको हम लोग शुरुआत करेंगे, और जब मैं पहला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा उस पे इसको बारीकी से ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है, इसलिए जो आपका इतने शॉर्ट फॉर्म में इसको अभी फिलहाल समझिए। अब आप सबने एक चीज ध्यान देनी है, क्योंकि ये पहली क्लास है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसको आपने टॉपिक नहीं समझना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इतिहास के जो मुख्य काल है, मुख्य पीरियड थे, मेन जो पीरियड थे, उनको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो इतिहासकारों ने इसका जो प्रॉपर काल वाइज वर्गीकरण किया है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला आपका प्री हिस्टोरिक एरा, उसके बाद आएगा प्रोटो हिस्टोरिक एरा, उसके बाद आएगा आपका हिस्टोरिक एरा। तो पहले आज सिर्फ इतना समझते हैं, ये सब हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में इसको पढ़ना है। लेकिन अभी मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं कि किस तरीके से हम लोगों ने चीजों को आगे सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना है। तो देखिए आपके सामने लिखा है कि इतिहास के मुख्य काल, इसमें पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एरा, यानी कि उस काल को कहते हैं जब मानव ने अपनी उत्पत्ति शुरुआत की थी, से लेकर हम लोग पढ़ने वाले आपका 3000 BC तक। तो यानी कि आपने सिर्फ इतना समझना है आज, प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एरा किसे कहते हैं। तो जितना भी मैं इसको पढ़ पाया हूं, जितना भी मैं इसको समझ पाया, मुझे लगता है कि ये उस काल की बात हो रही है जहां पर इंसान को ना लिखना आता था, तो जाहिर सी बात अगर लिखना नहीं आया तो इंसान को पढ़ना भी नहीं आता होगा। तो इस काल में इंसान को ना लिखना आता था, ना इंसान को पढ़ना आता था, और अगर उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था तो उनके हमारे पास कोई एविडेंस आज लिखे हुए या फिर पढ़े हुए नहीं है। और इसका जो हमारे पास प्रॉपर सोर्स आता है वो आता है आपका पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेस पर हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली है, और वो जानकारी क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे यानी कि इस टाइम पीरियड में हम लोग मेनली पढ़ेंगे स्टोन एज को, पाषाण काल को। ये आप स्कूल टाइम से ही सुनते हुए आपका पाषाण काल। उसके बाद जो दूसरा फेज था, जो दूसरा पीरियड था, वो है आपका प्रोटो हिस्टोरिक एरा। यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका 3000 BC से लेकर 6000 BC तक। अब ये प्रोटो हिस्टोरिक एरा यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या था। इस दौर के मानव के बारे में ऐसा कहा गया कि इस दौर में इंसान को लिखना आ गया था, और उस दौर में शायद
उस समय इंसान को पढ़ना भी आ गया था। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको, उनकी लिखी हुई चीजों को आज तक भी हम लोग नहीं पढ़ पाए। इसके सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो अगर इंसान को लिखना आ गया था उस समय, तो जाहिर सी बात है इंसान के पास लिटरेचर होता होगा, साहित्य होता होगा उस दौर का हमारे पास। तो इसमें हम लोग सेम वही, पहला आपका पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कोलॉजिकल बहुत सारे एविडेंस हमारे पास है, और फिर वही बात, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनानी है तो इसलिए जो है मैं इसको अभी शॉर्ट में पढ़ा के आपको जब चैप्टर वाइज चीजें ले जाई जाएंगी उस समय मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। दूसरी चीज, बहुत सारे आपका साहित्यिक एविडेंस है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अभी मैं आपको वैदिक एज पढ़ाऊंगा तो वैदिक साहित्य जो है इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। और इस फेज में हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को, और इसके अलावा वैदिक एज को उसमें पढ़ेंगे। तो इसके जो सोर्सेस है वो आपका साहित्यिक सोर्स है और पुरातात्विक सोर्स है, और ध्यान देना एक अपवाद है इसमें, वो है आपका वैदिक साहित्य। उसके अलावा तीसरा बहुत लंबा काल है आपका ऐतिहासिक काल। इसको तो बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज आराम से जो इसको पढ़ना है हम लोगों ने। और इस काल के मानव को देखो, इस काल में इंसान को लिखना पढ़ना नहीं आया था, इस काल में इंसान को लिखना पढ़ना आ गया, लेकिन उनके लिखी हुई चीजों को आज तक भी हम लोग बहुत बड़े लेवल में नहीं पढ़ पाए। लेकिन ये वो फेज है आपका 600 बीसी के बाद का, और इस दौर में इंसान को लिखना पढ़ना सब आया, और उनकी लिखी हुई चीजें एक एक करके हम आसानी से पढ़ भी पाए। तो यानी कि जैनिज्म, बुद्धिज्म के बाद का जो फेज आता है वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसमें एक सोर्स और इंक्लूड हो जाता है, वो है आपका फॉरेन राइटर्स, यानी कि जितने भी विदेशी यात्री हमारे देश में आए उनकी लिखी हुई जो किताबें थी वो भी अब हमारे पास एक पुख्ता सबूत बन जाता है। तो इन तीनों फेजों में हम लोगों ने इसको बांटा गया है, इन तीनों कालों में इनको बांटा है, और एक एक करके हम लोग चैप्टर वाइज को बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने इन तीनों के बारे में बेसिक आइडिया लिया कि किस काल की क्या खास बात है। चलिए, इसी वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा है, आप में से जो व्यूअर्स है अधिकतर लोगों को ये चीजें पता होंगी, बस ये सिर्फ उन्हीं के लिए आपका जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो बिल्कुल अपनी शुरुआती दौर से जो है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत थी नहीं, आप लोग बचपन से इसको पढ़ते हैं, फिर भी कई बार जो है दो टर्म आ जाता है। देखिए, एक लिखा है यहाँ पर आपका AD और एक लिखा है आपका BC। कई बार हम लोगों को इसमें बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है। एक एग्जाम्पल पहले मैं आपको देता हूँ। एक पल के लिए आप लोग मान लो कि कहीं पर आपको 2020 AD लिखा हुआ मिलता है और कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलता है 483 BC। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस को समझते हैं। तो हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं ईसा मसीह को, ईसा मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक को हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं। और ईसा मसीह से, यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद की जितनी भी इस दुनिया में घटना घटी उसको हम लोग मान लेते हैं आपका BC में, यानी कि ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद यानी कि अगर 2020 AD लिखा, इसका मतलब सीधे तौर पर यह हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल के बाद। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो डेथ हुई थी आपका 483 BC में हुई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से ये 483 ईस्वी पूर्व की घटना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है आपका, AD मींस आफ्टर डेथ आप कह सकते हो, या फिर एनोमो डोमिनी आप इसको याद कर सकते हो। उसके अलावा BC मींस बिफोर क्राइस्ट। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, बार बार ये यूज होता है। इसको हम लोग फिर से जो है क्लास में स्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा से हम लोग जो है अपने पिछले टॉपिक में दोबारा से जाते हैं। चलिए, अगली चीज समझते हैं कि जो भारतीय इतिहास है। देखिए, अभी इसमें विश्व इतिहास भी है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा। फिलहाल अभी इतना समझते हैं कि जो भारत का इतिहास है उसको जो मुख्य इतिहासकार है उन लोगों ने किस तरीके से वर्गीकृत किया है, और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं बच्चे वो कितने सेक्शन में इसको पढ़ते हैं, और क्या इसको 3 ही सेक्शन में पढ़ना जरूरी है, क्या ये वर्गीकरण सही है, इसको अभी हम लोग समझते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, जिस दौर पे ब्रिटिशर इंडिया में आए थे उस समय तक हमारे पास कोई भारतीय ठोस इतिहास नहीं था। और जिस दौर में ब्रिटिशर इंडिया में आए तो उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को अच्छे रूप में प्रेजेंट करने के लिए कहा कि जो आपका प्राचीन फेज था, यानी कि जो आपका एंशिएंट टाइम था, उस समय आप लोगों ने धर्म के आधार पर जो आपके लोग थे उन लोगों की वजह से आपका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यानी कि जो धार्मिक रीतियां थी, है ना, जातिगत विवाद थे आप लोगों के, उस वजह से आपका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद अंग्रेजों ने ये कहा आपका कि मध्यकालीन युग में मुस्लिम लोग, यानी कि जो
अरबी थे या फिर टर्किश लोग थे, वो लोग आपकी कंट्री में आए और उन लोगों की वजह से आपका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और उसके बाद ब्रिटिशर ये कहते हैं कि अब हम आपके इंडिया में आ चुके हैं, हम आपको जो है डेवलप करेंगे और मॉडर्न रूप देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये क्लासिफिकेशन का आइडिया ब्रिटिशर ने दिया था हम लोगों को और उन लोगों ने हमें 250-300 साल अगर हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, तो आज हम लोग उनके आइडियाज पे हमारे जो इतिहास को 3 हिस्सों में क्यों बांटते हैं? क्या ये सही वर्गीकरण है या फिर नहीं, इसको समझते हैं। देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं। अब बड़ा सवाल कि हम इसको पढ़ते क्यों है? ये हम लोग सिर्फ इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पढ़ने में सहूलियत होती है। हमें बताया जाता है कि इतिहास पढ़ना है, और अगर हम उसको जब हिस्सों में बांट देते हैं तो हमें पढ़ने में काफी सहूलियत होती है। इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने बीएससी या फिर 12th में आपने देखा होगी, हम लोग केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अगर हम लोग सीधे केमिस्ट्री पढ़नी होती तो इतनी मोटी किताबें होती, तो साइकोलॉजिकली क्या होता, आपका पढ़ने में काफी दिक्कत होती। तो हमने क्या करते हैं हिस्सों में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। और सेम यही कंसेप्ट है आपका इंडियन हिस्ट्री का भी। अपने पढ़ने की सहूलियत के लिए हम लोगों ने इसको प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, उसके अलावा मध्यकालीन भारत और उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। और हम लोगों ने पढ़ना कहां से कहां तक है इसको भी आज हम लोग समझ जाते हैं। उसके बाद चीजों को डिटेल में जो आगे पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। आप में से बहुत सारे लोगों ने रामापिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस ये नाम सब सुने होंगे। तो ये शुरुआती काल के जो मानव थे, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन से लेकर 712। अच्छा, ये 712 क्या है? 712 वो ईयर है जब मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया में सक्सेसफुली अटैक किया था सिंध पर। तो ये फेज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में। उसके बाद हम लोग जो सेकेंड सेक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मध्ययुगीन भारत, यानी कि मध्यकालीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब अरबी, टर्किश लोग इंडिया में आते हैं, उन लोगों ने अपनी डोमिनेंसी जो यहां पर स्टार्ट की। और यहां से लेकर हम लोग जाएंगे आपका दिल्ली सल्तनत और साउथ के भी कुछ विजयनगर, बहमनी राज्य, उसके अलावा हम लोग इसमें मुगल पीरियड पढ़ेंगे। और जैसे ही 1707 में जब औरंगजेब मर जाएगा, या फिर कई इतिहासकार 1764 तक, यानी कि जब बक्सर का युद्ध होता है, तब भी मध्यकालीन भारत को जो है इसमें डाला जाता है। तो ये कोई ऐसा क्लास में, यानी कि आपने इसी हिसाब से पढ़ना, ये जरूरी नहीं है। आप चाहो तो हिस्ट्री को 10 हिस्सों में बांट दो, जो आपकी सहूलियत है वैसे आप इसको बांट सकते हो। ये सिर्फ हमारे पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से है। उसके बाद आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस तरीके से मुगल सत्ता काफी कमजोर हो गई थी, अंग्रेज किस तरीके से जो है आपका मुगलों पर डोमिनेट हो गए थे, या फिर बक्सर के युद्ध के परिणाम के बाद किस तरीके से अंग्रेजों ने जो है आपका इलाहाबाद की संधि होती है उसके बाद जो है किस तरीके से अंग्रेज भारत पे आगे बढ़ते, इसको हम लोगों ने समझना है। यहां से लेकर जब देश आजाद हुआ, या फिर कई इतिहासकार इसको 1964 तक पढ़ते हैं। तो मैंने आपको सीधे तौर पर बताया कि ये जो हमारे इंडियन क्या आपका इतिहासकार है, उन्होंने अपने रिसर्च को लिमिटेड बनाने के लिए, अपने रिसर्च को एक रूप देने के लिए इसको ये 3 हिस्सों में बांटा है। और हम प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे लोग हैं, वो इसको इसलिए मानता है कि हमें पढ़ने में काफी सहूलियत हो रही है और इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। तो ये आपको मैंने इसके वर्गीकरण के बारे में बताया, और ये हम लोगों ने चैप्टर वाइज पढ़ना भी है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए आप कौन कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आप वही किताबें पढ़ें, बस मैं अपनी ओर से आपको सजेस्ट कर रहा हूं। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। और बहुत सारे लोग जिनके एग्जाम निकल चुके हैं या फिर जो अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, वो कुछ बुक सजेस्ट करते हैं, वो मैं अपनी ओर से आपको बता देता हूं। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अगर प्राचीन भारत की आपने तैयारी करनी है, तो देखिए यहाँ पर एक किताब लिखी है आपका R.S. शर्मा, राम शरण शर्मा है आपका, इनकी प्राचीन भारत है, काफी अच्छी किताब है। अगर आप चाहे तो इस किताब को पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी एक राय है कि पहले सब्जेक्ट के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाइए और उसके बाद इन किताबों में आपने जाना है। शुरुआत से ही किताब पकड़कर जो है आपका माथा टेककर बैठ नहीं जाना है। उसके बाद रोमिला थापर की किताब है, एंशिएंट हिस्ट्री में, काफी अच्छी किताब है। तो ये 2 किताबें मैं अपनी ओर से रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं कि आप इन्हीं किताबों को पढ़ें, आप कोई और किताबें भी पढ़ सकते हैं। किताब मायने रखती है, आप किस तरीके से चीजों को पढ़ते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़िए। उसके बाद देखिए जरा, ये किताब मैं अपनी ओर से रिकमेंड करूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा, ये काफी अच्छी किताब है। इसके बाद
आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्रा, ये किताब भी आपने पढ़ लेनी है, क्योंकि ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो हर कोई आपको रिकमेंड करेगा, तो इन किताबों पर आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है। इसके बाद अगली किताब के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो अगली किताब आएगी आपका, ये पढ़ सकते हैं आप लोग जब आपके पास ज़्यादा टाइम है और अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई है तो उसके आप प्लास से विभाजन तक, देखिए टॉपिक का नाम है प्लासिस से विभाजन तक, इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, शेखर बंदोपाध्याय ने इसको लिखी है। ये भी आधुनिक भारत में आपको काफ़ी मदद करेगी। उसके बाद ये किताब अभी तक देखिए मैंने कभी नहीं कहा कि आपने पढ़ना ही है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये अपनी ओर से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि स्पेक्ट्रम जो ये मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है, इसको आप प्लीज पढ़ लीजिएगा और इसको लॉकडाउन खुलते ही जो है आपका जल्द से जल्द अपने पास रख लीजिएगा। इसके अलावा इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है कि एनसीईआरटी आप पढ़िए। अगर आप बहुत ज्यादा किताबें नहीं ले सकते हैं, अगर आपने अपने बेस को क्लियर करना है तो इससे बेहतर किताबें आपको नहीं मिल सकती है। ये आपको तीनों सेक्शन में एनसीईआरटी किताब है, किसी भी दुकान में, पिथौरागढ़ में, हमारे शहर में ही आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है या फिर कोई एक प्रॉपर सब्जेक्ट, प्रॉपर टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये मैंने खुद भी पढ़ी, मुझे काफी पसंद आई, घटना चक्र पब्लिकेशन है और इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आपकी तैयारी बेहतर हो गई है तो आप इस किताब के जरिए तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें काफी सलीके से आपको समझाया भी गया है, हर क्वेश्चन को जो है काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी किया गया है। इसके अलावा जो हर बच्चे को करना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना पहले से रहा है कि जिस भी एग्जाम की तैयारी करो उसके प्रति आप फोकस रहो और बिना फोकस हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी आपने नहीं करनी है। यानी कि आपका दोस्त किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो जरूरी नहीं कि आप भी उस एग्जाम की तैयारी करो, है ना। देखा देखी में कई बार क्या होता है, आपका वो तो काफी आगे बढ़ चुका होता है लेकिन आपको उन सब्जेक्टों के प्रति कोई रुचि नहीं होती है। आपने बस देखा देखी में घर वालों के कहने पर क्लासेस ज्वाइन कर ली होती है और आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाती है। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि प्रीवियस 5 ईयर और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो प्रीवियस 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है आपका, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उनको आप लोग जो है सॉल्व कीजिए, उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। तो ये थी आपकी आज की पहली क्लास। उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक रही होगी, आपको थोड़ा सा पसंद भी आई होगी। तो अगली जो मैं वीडियो लाऊंगा तो वो हम लोग टॉपिक वाइज आएंगे और आपका पूरा सिलेबस पूरा किया जाएगा। लेकिन ध्यान देना, मैंने फिर से कह रहा हूं कि लॉकडाउन का पालन करने के साथ साथ ही अपने फ्यूचर के प्रति भी आप सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब इतना आसान समय आपको नहीं मिलने वाला जितना आज तक हमें मिलता था। तो अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना है, इसके साथ साथ ही अपने फ्यूचर के प्रति अब थोड़ा सा जो है आपका चिंतित भी होने का टाइम आ गया। थैंक यू सो मच, नमस्कार।